जय हिंद दोस्तों, लैब स्टैंड केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने जो परमाणु संरचना है उससे संबंधित थोड़ा बहुत एक शॉर्ट में चीज़ें पढ़ ली थी कि क्या क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, ठीक है, फिर किस किस ने क्या मॉडल दिए थे, वो सारी चीज़ें अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज अपन बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटॉम, परमाणु के मूलभूत कण। आपका जो चैप्टर है उसमें सबसे पहली लाइन सिलेबस में यही लिखी हुई है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटॉम, परमाणु के मूलभूत कण। तो मैंने बताया था कि परमाणु के अंदर भी कुछ कण होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं? ई माइनस, प्रोटॉन को पी प्लस एन एन। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन होता है। बात क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझे अपन बात, तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, सन आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना, इसकी जो डिस्कवरी हुई वो कब हुई? 1897 में। ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना। किसने किया? हु डन? डिस्कवरी किसने किया? तो वो है जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन। ये कैसे हुआ? तो इन्होंने क्या किया था? कैथोड रे परीक्षण, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जब इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था तो उसी दौरान इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। समझ गए? कैथोड रे परीक्षण द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, और बाय कैथोड रे परीक्षण, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ऋण आवेशित कण है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसे ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका सिंबल है वो आपको क्या लिखोगे आप? ई माइनस। इसका सिंबल क्या लिखोगे? ई माइनस। बात क्लियर? अब देखो, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? इसके ऊपर आवेश यानी कि चार्ज, इसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम क्या है? इसका मात्रक है, यूनिट है। कूलाम क्या होता है? यूनिट होता है। किसका होता है? चार्ज का। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसके ऊपर कितना आवेश होता है टोटल? माइनस, किस में आएगा? माइनस में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बात क्लियर? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है? धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसमें बस वैल्यू ये रहेगी, नेगेटिव के बदले उसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाता है। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं मास की, द्रव्यमान कितना होता है। तो द्रव्यमान होता है इसमें 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या है? इसका मास होता है। ये क्या होता है? मास होता है। ठीक। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई एक्चुअली में, तो बोर्ड की बुक में कहीं लिखा हुआ है कि इस थॉमसन ने तो इसको क्या बोल दिया था? नागाट्रॉन। क्या बोल दिया था? नागाट्रॉन। नागाट्रॉन यानी कि ये नेगेटिव था ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, इसीलिए इसको बोल दिया था नागाट्रॉन। समझ गए? लेकिन स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने फिर उसको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। समझ गए? लेकिन इस टाइप का कभी कोई सवाल पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की, ये याद ध्यान रखना। बाकी कभी कुछ आ जाए ऐसा कुछ, खैर ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपको कोई थ्योरेटिकल चीज़ें इतनी पूरी जाने वाली है नहीं कि किसने नाम दिया क्या वगैरह, इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं ये चीज़ें ये, ठीक है। लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए भी कि भाई नागाट्रॉन बोला था किसने? थॉमसन ने। लेकिन फिर स्टोनी आया, उसने उसको क्या बोल दिया था? इलेक्ट्रॉन बोल दिया था, एज ए नॉलेज। अब देखो कैथोड रे परीक्षण, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी और वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था उसको समझिए। उसने क्या किया था? एक ट्यूब ली थी पूरी, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज
ट्यूब, समझ गए, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। और इसके अंदर जो दाब है, जो प्रेशर है, प्रेशर लोएस्ट रखा जाता है, न्यून दाब रखा जाता है, न्यूनतम दाब, लोएस्ट प्रेशर रखा जाता है। फिर इसके अंदर एक साइड लिया जाता है कैथोड, एक साइड एनोड। कैथोड एंड एनोड आप जानते हो, बैटरी होती है अपने, जो बैटरी होती है, बैटरी में आपने देखे होंगे एक नेगेटिव होता है पॉइंट टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, वो एक्चुअली में होते क्या है, कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। तो एक साइड लिया कैथोड, दूसरी साइड ले लिया एनोड वाला पार्ट। फिर इस पे इन्होंने अप्लाई किया हाई वोल्टेज। क्या अप्लाई किया, हाई वोल्टेज, ठीक, क्या अप्लाई किया, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज इसमें नेगेटिव किससे जुड़ेगा, इससे कैथोड से, और पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, एनोड से। पॉजिटिव हमेशा किससे जुड़ता है, एनोड से, और नेगेटिव कैथोड से। तो जब ये हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इसके अंदर कैथोड किरणें, कैथोड रे, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड रे इसके अंदर क्या करने लगी, बहने लगी, ये समझ लो। इसके अंदर कैथोड रे का फ्लो होने लगा। तो फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया गया, अवलोकन किया गया। जब ऑब्जर्वेशन किया गया, एनालिसिस किया गया, तब यहाँ मालूम पड़ा कि इसमें जो कैथोड रे है ना, ये कैथोड रे में एक्चुअली भौतिक कण है, फिजिकल पार्टिकल है। ये जो रे है एक्चुअली, ये जो कैथोड किरणें हैं, उनके अंदर कुछ भौतिक कण है, फिजिकल पार्टिकल है, जिनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है, जिनका कुछ वेग होता है, वेलोसिटी होती है। समझ गए। जब अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, एनालिसिस किया, तब चीज़ें मालूम पड़ी कि भाई कैथोड रे में फिजिकल पार्टिकल होते हैं, जिनका कुछ मास होता है और कुछ वेलोसिटी होती है, यानी कि कुछ भौतिक कण होते हैं किसमें, कैथोड किरणों में, जिनका कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और कुछ क्या होता है, वेग भी होता है। बात क्लियर। अब ये पता लगाने के लिए कि क्या ये जो पार्टिकल है, कण है, इनके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, इनके ऊपर कोई आवेश है या नहीं है, तो उसके लिए क्या किया गया, इनको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तो जब ये इन कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से पास किया गया, तो उसमें क्या हुआ, विक्षेपण हुआ। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से इन कैथोड किरणों को गुजारा गया, पास किया गया, तो मालूम पड़ा इनमें डिफ्लेक्शन होता है। ये क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, इनमें डिफ्लेक्शन होता है। और डिफ्लेक्शन तभी होता है जब इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो। समझ गए। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ गया, यहाँ से तो मालूम पड़ गया कि कोई ना कोई फिजिकल पार्टिकल है, कण है, कोई ना कोई कण है। समझ गए। पहले तो ये मालूम पड़ा, फिर उन्होंने विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करके ये मालूम किया कि इसके ऊपर ये कण है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश भी है, इसके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ आवेश भी है, ये भी मालूम पड़ा। फिर ये आवेश कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, एक साइड तो रखी उसके नेगेटिव चार्ज प्लेट, एक साइड रखी पॉजिटिव चार्ज प्लेट, यानी कि धन आवेशित प्लेट। तो क्या हुआ, इनका धन आवेशित प्लेट की तरफ आकर्षण हुआ या मुड़ना हुआ। चूंकि धन आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ेगा कब, जब वो खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साफ बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, इसलिए वो धन आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ वो मुड़ गया। तो इसीलिए यहाँ से मालूम पड़ा कि इसके ऊपर ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। समझ गए। पहले क्या मालूम पड़ा, पहले ये मालूम पड़ा कि कोई कण है जिसका कोई मास है, कोई कुछ वेलोसिटी है। फिर मालूम पड़ा कि उसके ऊपर कुछ चार्ज भी है, आवेश भी है। फिर मालूम पड़ा कि उसमें क्या है, ऋण आवेश है। समझ गए। यहाँ से चीज़ें क्लियर होगी। फिर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उस पर भी किए, तो मालूम पड़ा कि ये जो कैथोड रे है, कैथोड रे में ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस कैथोड रे किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो जो कैथोड रे है वो फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसको प्रभावित करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे इनका इफेक्ट रहता है। ठीक। फिर ये करता है, गैस को आयनित भी करता है। गैस का क्या कर देते हैं, आयोनाइजेशन कर देते हैं। गैस का आयोनाइजेशन कर देते हैं, गैस को आयनित भी कर देते हैं। फिर होता है कि उष्मा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। कारण क्या है, जब ये कैथोड रे कहीं पे टकराती है तो टकराने से उष्मा उत्पन्न होती है। तो उष्मा उत्पन्न भाई कब होगी, क्यों, कहीं ना कहीं से उष्मा आएगी, तो यानी कि उनमें कुछ गतिज ऊर्जा होगी।
भाई द्रव्यमान होगा 1/2 mv², द्रव्यमान होगा, वेग होगा, तब जाके ये जो गतिज ऊर्जा है वो जब टकराएंगे तो उष्मा ऊर्जा में, हीट एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, तो यानी कि इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी जब टकराव होता है, कोलिजन होता है, तब जाके उष्मा में चेंज होता है, हीट एनर्जी में बदलता है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से ऐसे करके क्लियर हुई। समझ गए? बाकी चीज़ें याद रहे ना रहे, इतना जरूर याद रखना है, कभी नहीं भूलना। डिस्कवरी, खोज जे थॉमसन ने की, ठीक है, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट के दौरान, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? कैथोड रे परीक्षण। ठीक, ये क्या है? ऋण आवेशित कण है, इसको माइनस, ये माइनस से शो करते हैं। चार्ज क्या होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ध्यान रखना, 10⁻19 कूलाम, बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। बात क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फंडामेंटल जो अपन पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मूलभूत कण की, उसमें इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपन प्रोटॉन। किसकी बात करते हैं? प्रोटॉन की बात करते हैं। तो इस प्रोटॉन के बारे में देखिए तो खोज 1886 में, यानी कि इस ईयर को याद नहीं रखना है, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ दिमाग में चिपक रहा है तो बात हो रही, बाकी इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद जरूर रखना है, खोज किसने की? गोल्डस्टीन। किसने की? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और दूसरा इसका नामकरण किसने किया था? नेम किसने दिया इसको? रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड। 1919 में किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ठीक, ये क्या है? धन आवेशित कण है। धन आवेशित कण यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये प्रोटॉन क्या है? धन आवेशित कण है। इसको P+ से दर्शाते हैं, यानी कि P+ सिंबल, इसको शॉर्ट में सिंबल में लिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं, इसी प्रकार इसको लिखते हैं P+ से दर्शाते हैं। बात क्लियर? अब बात करते हैं आवेश की। चार्ज कितना होता है? तो इसमें चार्ज होता है +1.6 × 10⁻−19 10⁻−19 कूलाम। कूलाम की जगह बाद C भी लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, C पर कूलाम। ठीक है, तो इसमें कितना है? +1.6 × 10⁻−19, जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था? -1.6 × 10⁻−19। बहुत सारे लोग ऐसे समझ लेते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस है तो ये प्रोटॉन के लिए प्लस आएगा। भाई इसका कोई संबंध नहीं है, ये तो वैल्यू को शो करता है। ये चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो निशान आगे आएगा। समझ गए? नेगेटिव है तो ये आगे नेगेटिव, पॉजिटिव है तो आगे पॉजिटिव। समझ गए? ये -19 वगैरह ये तो यहाँ पे ये शो घात में शो करता है, वैल्यू में शो। जैसे कि आप बोलोगे 5 × 10⁻2 तो वो हो गया 500, जबकि 5 × 10⁻−2 तो वो हो गया 5/100 हो गया। बात समझ गए ना? हाँ, तो ये चीज़ अलग है, आप इसको मत जोड़ देना कि ये 10⁻−19 से इसलिए माइनस वाला है, किसके लिए आया? नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन के लिए आया, और प्रोटॉन के लिए हो जाएगा प्लस। और एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज भी करता हो, दे देगा। ठीक है, सवाल में और ऑप्शन में जानबूझ के डालेगा कई जगह +1.6 × 10⁻+19, आप लोग टिक मार दोगे। समझ गए? तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। बात क्लियर? समझ गए? तो वैल्यू तो हमेशा क्या होगी? ये रहेगी 1.6 × 10⁻−19। अगर बात किसकी होगी? प्रोटॉन की होगी तो आगे प्लस, इलेक्ट्रॉन की होगी तो माइनस। ठीक, अब बात करते हैं मास की। द्रव्यमान कितना होता है? मास क्या है? तो मास देखोगे तो 1.672 × 10⁻⁻27 kg, 1.672 × 10⁻27 kg। जब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते थे तो वहाँ 9.1 × 10⁻31 आ रहा है। यहाँ देखो 10⁻27 और ये -31, देख लो कितना कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना कम है, समझ गए? यहाँ से आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना अधिक द्रव्यमान होता है। जो प्रोटॉन है ना उसमें इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा द्रव्यमान होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन में यदि एक है तो उस प्रोटॉन में कितना होगा? 2000 होगा। तो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना होता है, लगभग 2000 गुना होता है। अब जब इस प्रोटॉन के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जो इस प्रोटॉन के लिए
जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैथोड किरणों वाला परीक्षण हुआ था, उसी प्रकार इस प्रोटॉन के लिए कैनाल किरण, कौन सा परीक्षण हुआ था? कैनाल किरण परीक्षण, कैनाल किरण परीक्षण। इन कैनाल किरणों को एनोड किरण भी बोलते हैं, एनोड किरण भी बोलते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड किरण परीक्षण था, उसी प्रकार इसके लिए एनोड किरण परीक्षण, जिसको कैनाल किरण भी बोलते हैं। समझ गए? तो कैनाल किरण एक्सपेरिमेंट या फिर एनोड किरण एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये कैनाड है, उसमें क्या था? कैनाल, उसमें कैथोड, उसमें कैथोड, यहाँ पे कैनाल। बात क्लियर? ठीक है, तो इसमें कैनाल किरण एक्सपेरिमेंट परीक्षण हुआ था। ओके, आप क्या बोलोगे इंग्लिश मीडियम वाले? कैनाल रे या फिर एनोड रे, ANOD एनोड, RAY रे। बात क्लियर? तो ये बात होगी किसकी? प्रोटॉन के बारे में। ठीक, अब भाई साहब बढ़ते हैं अपन आगे न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में, 1932 में जेम्स चैडविक भाई साहब साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसको शो करते हैं एन से, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एन है। ये क्या होता है? आवेश रहित होता है। ये जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? आवेश रहित होता है। बहुत सारे इसको उदासीन भी बोलते हैं, ठीक है बोलना, लेकिन अगर बिल्कुल एक फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो आवेश रहित और उदासीन में फर्क होता है, सेम चीज़ें नहीं होती। जब मैंने पहले भी जब फिजिक्स पढ़ाई थी तब मैंने बताया था चीज़ें, ठीक है, हालांकि अभी तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने फिजिक्स में जब पढ़ाया था चैप्टर आवेश चार्ज वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत वाला चैप्टर, उसमें मैंने बताया था कि भाई आवेश रहित का मतलब तो होता है कि उसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है। समझ गए? आवेश रहित का मतलब उसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है। जबकि उदासीन, न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन जो न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर आवेश तो है, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और सेम क्वांटिटी में, और दोनों मिलके आपस में क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए। बात क्लियर? तो इसलिए इसको आवेश रहित बोलना बेटर रहेगा। ठीक है, क्या ये आवेश रहित है? क्या है? न्यूट्रॉन आवेश रहित। ठीक, हाँ, बाकी कहीं पे उदासीन बहुत बार बुक में वगैरह लिखा हुआ ऐसे आ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलोगे तो इसको आप आवेश रहित बोलोगे। ठीक है, विदाउट चार्ज, नो चार्ज। ठीक है, हाँ, तो समझ गए उदासीन और आवेश रहित में अंतर? ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है। अब द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, तो इसका मास होता है 1.674 इंटू 10 की घात -27। देखो सेम टू सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 पॉइंट यहाँ भी है, 1 पॉइंट यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, पीछे सेम टू सेम। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, ध्यान रखना, ये बात खोपड़ी में घुसा लेना। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। लेकिन फिर भी कोई पूछे आपसे कि दोनों में से भी ज्यादा किसका होता है, तो ज्यादा द्रव्यमान है प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा, यानी कि किसका? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से ज्यादा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा? मोर देन प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का क्या है? 1.674 है, जबकि इस प्रोटॉन का क्या है? 1.672 ही है। समझ गए? तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होगा प्रोटॉन से, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन। समझ गए? लेकिन भाई एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन ऐसे पूछ ले कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास द्रव्यमान बराबर होता है, तो वो गलत है। अगर ऐसा बोले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है तो वो गलत है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो वो सही है। बात क्लियर? हाँ, तो लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, क्योंकि इस जो न्यूट्रॉन होता है थोड़ा सा द्रव्यमान ज्यादा होता है प्रोटॉन के मुकाबले। बात क्लियर? अब यदि अपन किसी परमाणु की बात करें, एटॉम की बात करें, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। किसके रेस्पेक्ट में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। क्यों?
क्योंकि जब आप देखोगे, जब एटॉम देखोगे, परमाणु देखोगे, तो परमाणु में बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन, और जो नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अपन यही तो बोलते हैं कि जो परमाणु का संपूर्ण भार है वो नाभिक में केंद्रित होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य है, ये द्रव्यमान ही सब कुछ मेन हो जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि ये खुद किससे, इससे इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा है। समझ गए। मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 kg है और इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2000 kg, और 2000 kg इसका, यानी कि 4000 kg तो कोई मिलके क्या बन रहा है, ये बन रहा है, और 1 kg ये, तो 4000 kg के सामने इस 1 kg को क्या मानोगे, तो यही तो बोलोगे कि जो द्रव्यमान इस नाभिक का है वही द्रव्यमान किसका है, प्रोटॉन का, सॉरी इस जो एटॉम है, जो परमाणु है उसका है। समझ गए। तो इस एटॉम के अंदर, परमाणु के अंदर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 1 kg और 2000 kg बताया, ठीक है, रियल में इतना नहीं होता, रियल में तो आप देख ही सकते हो कितना होता है। ठीक, चलिए, तो ये हो गए तीनों आपके आधारभूत कण। जो सिलेबस की आपकी पहली लाइन थी वो खत्म होगी, बस ये बताया, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं देखना है। अब आगे पढ़ते हैं अपन जे थॉम्सन का मॉडल। हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको समझ लो, ताकि अपन उसके बाद अगली क्लास में रदरफोर्ड का मॉडल अच्छे से पढ़ पाए। ये तो ना, क्योंकि पहले थॉम्सन ने क्या कहा वो समझ लो, उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बात बोली वो समझेंगे अगली क्लास में, वो आपके सिलेबस में भी है। चलिए, अब देखिए आज की आखिरी स्लाइड, जिसमें अपन पढ़ते हैं जे थॉम्सन मॉडल। हालांकि जे थॉम्सन मॉडल बिल्कुल भी आपके सिलेबस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी भी है। ठीक है, कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं होती, लेकिन उनको जानना जरूरी, ताकि उसके बाद ही आप अगला स्टेप जा पाओगे, आप समझ पाओगे चीज़ें। ठीक है, तो चलिए, पहली बात तो कि जे थॉम्सन मॉडल क्या है, तो ये परमाणु संरचना का पहला मॉडल है, यानी कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी पहला मॉडल था तो वो था जे थॉम्सन मॉडल। तो समझ लो, पढ़ना जरूरी है, कि भाई पहला मॉडल ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आप रदरफोर्ड का दूसरा मॉडल पढ़ने से क्या मतलब। समझ गए। तो पहले पहला मॉडल समझना जरूरी है। तो जे थॉम्सन थे, उन्होंने परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित फर्स्ट मॉडल दिया था। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित किसी ने पहला मॉडल दिया तो वो कौन थे, जे थॉम्सन। बात क्लियर। तो जे थॉम्सन, और इन्होंने परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित फर्स्ट मॉडल इन्होंने दिया था। इन्होंने बताया था कि भाई केक था, उस केक को अपन क्या बोलते, प्लम पुडिंग मिठाई, उस केक को प्लम पुडिंग मिठाई भी बोलते हैं। उस मॉडल का नाम भी बहुत बार प्लम पुडिंग मॉडल आ जाता है। ठीक है, तो ये प्लम पुडिंग मॉडल बोलो या जे थॉम्सन मॉडल बोलो या केक वाला मॉडल बोलो, बात एक ही है। इन्होंने क्या कहा था कि कोई केक है ना, केक में लगे सूखे मेवे की तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने कहा था कि कोई केक होता है, उस केक के अंदर सूखे मेवे, मतलब जो केक के ऊपर नहीं लगाते कुछ, ये समझ लो फॉर एग्जांपल उसके ऊपर बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह लगा दिए ना, तो ये जो पूरा केक है, ठीक है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा दिया, सूखे मेवे, ठीक है, तो वो एज ए पॉइंट की तरह होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर लगे हुए, तो जो पॉइंट की तरह ऊपर लगे हुए होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये जो पूरा जो केक होता है वो अपने आप में क्या होता है, जो केक का खाने वाला पार्टिकल वो क्या होता है, धन आवेशित होता है, और पूरा जो केक है वो अपने आप में क्या हो गया, एटॉम हो गया, परमाणु। समझ गए। इसको आप इस वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज का एग्जाम्पल है, इससे समझो, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। बात सेम वही है बस। ठीक है, इस तरबूज के बदले आप केक, मतलब केक के बदले क्या मान लो, आप तरबूज मान लो। ठीक है, हाँ, तो प्लम पुडिंग मिठाई में क्या था कि भाई जो केक में लगे हुए सूखे मेवे हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। सिंपल सी बात है, अब मैं आपको इससे समझा दूंगा सारी चीज़ें। इन्होंने क्या कहा था कि जो ये तरबूज होता है, वाटरमेलन, उसमें लाल लाल पार्ट होता है, रेड पार्ट। ठीक है, तरबूज के अंदर ये रेड पार्ट होता है, वो रेड पार्ट तो क्या होता है, ऋण आवेश होता है। रेड पार्ट क्या होता है, धनावेश होता है। रेड पार्ट क्या होता है, धनावेश होता है। तथा जो बीज की तरह होते हैं ना, उसमें जो बीज होते हैं, जो
तरबूज के अंदर बीज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए। इन्होंने ये कहा था कि एक परमाणु ऐसा होता है कि परमाणु जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह होता है, तरबूज की तरह होता है, जिसके अंदर जो लाल लाल पार्ट होता है, रेड रेड पार्ट जिसको हम खाते हैं, वो तो होता है धन आवेशित भाग, ठीक है। जबकि उसके अंदर जो बीज है ना, जो बीज की तरह होते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बीज की तरह होते हैं, तरबूज के अंदर बीज की तरह। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या था, उन्होंने ये कहा कि भाई परमाणु एक धन आवेशित गोला है, यानी कि जो एटॉम है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज गोले की तरह है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जिसमें ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यानी कि ये जो परमाणु है एक धन आवेशित गोला है जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। समझ गए कि भाई ये कोई धन आवेशित गोला हुआ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने बात ये बोली थी कि धन आवेश व ऋण आवेश परिमाण में समान होते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि जितना पार्ट धन आवेश होता है उतना का उतना पार्ट ऋण आवेश भी होता है, और वो धन आवेश और ऋण आवेश वो क्या होते हैं, इस परिमाण में समान होते हैं। तो यदि परिमाण में समान होंगे तो वो एक्चुअली में जब जुड़ के टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, टोटल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि परमाणु क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन। यानी कि जो आपस में जो इसका जो धन आवेश है, धन आवेश से ऋण आवेश आपस में जुड़ के कैंसिल हो जाएगा, और टोटली जो परमाणु है वो क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए। हालांकि ये जे थॉमसन भाई साहब की जो मॉडल है ये सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है, ये फैल गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की ये समझा नहीं पाए थे, बहुत सारी चीज़ों को उस टाइम की बहुत सारी जो साइंटिस्ट के द्वारा कही गई बातों को समझा नहीं पाए थे। लेकिन एक चीज़ इन्होंने सही बता दी थी कि भाई परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसको ये समझा पाए। यानी कि जो परमाणु की उदासीन थ्योरी है ना, परमाणु की जो न्यूट्रल वाली थ्योरी है, उदासीन थ्योरी, उसको ये सही सिद्ध कर पाए। इसका उन्होंने क्या बताया कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना का उतना नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। बस ये एक बात ये सही बता गई, समझ गए। बाकी इनका थ्योरी गलत पड़ा। दूसरा ये है कि भाई इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बात तो ये सही बताई, इसमें धन आवेश होता है वो भी बात ये सही बताई, लेकिन किस तरह से होता है वो जो बताया इन्होंने मॉडल की भाई ये तरबूज की तरह होता है, तो ये रॉन्ग होता है एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि बाद में जब आपको मालूम पड़ा तो कि जो धन आवेश तो नाभिक में होता है जबकि ऋण आवेश चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सारी चीज़ें अपने को किससे पढ़ेंगे, रदरफोर्ड, बोर वगैरह उनसे अपने सामने आएगी। समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। अब तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया था किसके बारे में, डाल्टन के बारे में, कि भाई डाल्टन ने ये बोला था कि भाई परमाणु अविभाज्य है, लेकिन एक्चुअली में परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसके अंदर भी उप परमाणुविक कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ठीक, उसके बाद आए थे जेम्स चैडविक साहब, जिन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने खोज की थी किसकी, प्रोटॉन की। ठीक, उसके बाद जे थॉमसन साहब आए थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर जे थॉमसन साहब ने ये मॉडल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड आया। जो मॉडल अपने को पढ़ना है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो रदरफोर्ड का मॉडल अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद ही मतलब न्यूट्रॉन तो उसके बाद ही आया, न्यूट्रॉन तो उस रदरफोर्ड के भी बाद जाके निकल के आया न्यूट्रॉन, समझ के। और फिर उसके बाद आता है बोर का मॉडल। ठीक, बात कर लिए, सारा सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। तो ये है चीज़ें, तो यहाँ तक ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन रदरफोर्ड का मॉडल, अपन अच्छे से समझेंगे A to Z उसके बारे में। तो बस यहाँ तक की बातें क्लियर है, थॉमसन के मॉडल तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लास को शेयर भी किया करो, ठीक है। चलिए।